gone, surely gone, yes! Oh, out! What a beauty! He's on absolute fire! Sean gone. Afridi wins his battle with Virat Kohli. Lovely. Very busy player. Right, he's got hold of one. They needed that, and it's just cleared the boundary for 6. Slot sweep. Over the top. Maximum. This time it's Barber. Same result. Smashes it. Well, of all the things you could do. Just a single. Are they going to get a second? Yeah, they're charging back for the second. This could be the moment. This is the moment. And all of Pakistan will... बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। अभी आप ये विजुअल्स देख रहे थे और यकीन जानिए कि जब से ये विजुअल्स और ये मैच देखा है, जो कि तवक्को ये थी कि बड़ा कांटेदार मैच होगा, लेकिन खिलाफ तवक्को वन साइडेड मैच था और पाकिस्तान ने अपने रिवायती हरीफ भारत को T20 वर्ल्ड कप के हाई वोल्टेज मैच में शिकस्त दी। पहली मरतबा वर्ल्ड कप में ये तारीखी जीत समेटी है पाकिस्तान ने। पूरी कौम को मुबारकबाद। ताज़ा तरीन खबर से आपको आगाह करें। वज़ीर आज़म इमरान खान और सऊदी वली अहद शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान के दरमियान मुलाकात हुई है। इन दोनों रहनुमाओं की ये मुलाकात हुई है। रियाद में मुलाकात के हवाले से आपको अपडेट कर रहे हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान और सऊदी वली अहद शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान के माबैन मुलाकात हुई है। ये मुलाकात मिडल ईस्ट ग्रीन इनिशिएटिव के मौके पर, समिट के मौके पर ये मुलाकात हुई है। वज़ीर आज़म इमरान खान और वली अहद शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान के दरमियान मुलाकात हुई है। मिडल ईस्ट ग्रीन इनिशिएटिव के मौके पर यह मुलाकात हुई है वज़ीर आज़म इमरान खान और सऊदी वली अहद शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान के दरमियान। इस मौके पर दोनों मुल्कों के माबैन ताल्लुकात और मुख्तलिफ मामलात पर गुफ्तगू हुई है। वज़ीर आज़म इमरान खान ने पाकिस्तान में माहौलियाती तब्दीली से निमटने के लिए जो चैलेंजेस और इसके ख़तरात से निमटने के लिए जो इक़दाम किए हैं उससे आगाह किया शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान को, जबकि वज़ीर आज़म इमरान खान ने आज इस समिट में भी शिरकत की। मुलाकात मिडल ईस्ट ग्रीन इनिशिएटिव के मौके पर हुई है। वज़ीर आज़म इमरान खान की वली अहद शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान के दरमियान ये अहम मुलाकात हुई है। आपको बताते चलें, वज़ीर आज़म इमरान खान 3 रोज़ा दौरे पर सऊदी अरब में मौजूद हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान ने आज मिडल ईस्ट ग्रीन इनिशिएटिव इजलास के समिट में शिरकत भी की और खिताब भी किया। पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़ से ये थी ताज़ा तरीन। आवाज से देखा होगा कि अभी तक जो है वो जो खुशी की जो है वो सिंक इन नहीं हो रही सही तौर पर। तो मैं आपसे जानना चाहूंगा, आपने भी भारत के खिलाफ जबरदस्त किस्म की बॉलिंग की है। मुझे याद है जब बायलैटरल सीरीज में आप इंडिया गए थे, बहुत मैचेस भी खेले हैं। कल की जीत के हवाले से आपके क्या तासुरात है, मैं चाहूंगा पीटीवी न्यूज के नाजरीन के साथ शेयर कीजिएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल जी अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत जबरदस्त मजा आया कल की जीत का। जो कल हिस्टोरिकल विक्ट्री हुई है पाकिस्तान की तरफ से, और हमने पहले कभी भी उनको वर्ल्ड कप में नहीं हराया, और जिस तरह से हमारी टीम खेली है उसका सारा क्रेडिट हमारे जितने भी टीम के प्लेयर्स हैं उनको जाता है। और बिलखुसूस जो है ना सकलैन मुश्ताक अभी आए हैं, वो एक काम जो है ना एनवायरनमेंट क्रिएट किया उन्होंने। और जिस तरह हमारी टीम खेली है, शहीनशाह ने जिस तरह की बॉलिंग की थी, अनबिलीवेबल। और सारे लड़के जो है ना, कल हमारी टीम बड़े अरसे के बाद हमें रिलैक्स और स्माइल नजर आई लड़कों के फेस में, और कोई प्रेशर नहीं था उनके ऊपर, जबकि इंडियन टीम के ऊपर ज्यादा प्रेशर था। और फिर जो बाबर और रिजवान की जो इनिंग्स थी, 10 विकेटों से हराना इंडिया की जैसी टीम, स्ट्रॉन्ग टीम को, ये बहुत बड़ा क्रेडिट जाता है पूरे पाकिस्तान को, पूरी टीम को जो है ना क्रेडिट इससे जाता है। अच्छा, मुझे बताइएगा जरा महमूद साहब, ये जिंक्स कैसे टूटा? क्योंकि पाकिस्तान बायलैटरल सीरीज देखा जाए तो पाकिस्तान का पलड़ा अभी भी भारी है, लेकिन वर्ल्ड कप में जीत नहीं पाते थे। आप चूंकि क्रिकेट के मैदान में खेल चुके हैं, हम तो तबसरा निगारी कर सकते हैं, क्या कुछ साइकोलॉजिकल इशू होता है
क्योंकि एबिलिटी पे तो कभी भी पाकिस्तानी खिलाड़ियों की हमें कोई दो राय नहीं है, माशाल्लाह स्किल सेट अच्छे हैं। क्या उस दिन प्रेशर हैंडल करना होता है, वो बेहतर हैंडल कर गए? क्या वजह बनी कल जो ये जिंक्स टूटा है? देखें, जिंक्स तो 2017 की चैंपियंस ट्रॉफी में टूट चुका था जी, और अल्हम्दुलिल्लाह हमारी टीम वहां पे भी फाइनल में इंडिया के साथ जीती। जिंक्स तो वहां पे टूट चुका था, और लेकिन ये अब नए दौर का आगाज हुआ है मेरे ख्याल के मुताबिक। अच्छा। और जिस तरह हमारी टीम खेली है, डेफिनेटली वर्ल्ड कप का प्रेशर होता है, प्रेशर हैंडलिंग का मसला होता है कि वही टीमों में इतना ज्यादा फर्क नहीं होता, लेकिन जब आप टफ सिचुएशन में प्रेशर को हैंडल करने की जो सलाहियत होती है आपके अंदर, वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और वो आईपीएल खेलते हैं, 35,000 लोगों के सामने जो है ना वो अपनी आईपीएल खेलते हैं, उनके प्लेयर्स यूज्ड टू है कंडीशन के। अनफॉर्चुनेटली जो हमारा पिछले 10 साल से क्रिकेट घर में हो नहीं रही थी, हमारे ये लड़के अपने क्राउड के सामने खेले नहीं थे। हम जो होम सीरीज खेलते थे वो जो है दुबई में खेल रहे थे, इतना ज्यादा क्राउड नहीं होता था, तो प्रेशर तो जाहिर सी बात है हमारी टीम पे ज्यादा होता था। अगर हम अपनी बात करें बायलैटरल सीरीज की, तब हम खेलते थे तो हमने इंडिया को बहुत हराया जी। लेकिन वो जब भी वर्ल्ड कप में जाते थे तो वो किसी वजह से हमें हरा देते थे। तो आई थिंक जिंक्स टूटा है, और मैं उम्मीद करता हूं कि अगले आने वाले मैचेस में जब हमारा इंडिया से मैचेस होंगे, चाहे वो वर्ल्ड कप के हों या बायलैटरल सीरीज, तो मैं उम्मीद करता हूं कि हम जो है ना इस परफॉर्मेंस को दोबारा रिपीट करेंगे इंशाल्लाह। अच्छा, कल तो बड़ी हमारी जिसे कहते हैं क्लिनिकल किस्म की परफॉर्मेंस थी। कोई वीकलिंग आपको लगा कल की परफॉर्मेंस में? मैं अगर मैं आपसे पूछ पाऊं एज ए क्रिकेट एक्सपर्ट, एज ए फॉर्मर क्रिकेटर, एज फॉर्मर कोच, जिसको हम इंप्रूव कर सकते हैं, हमें तो कोई खामी नजर नहीं आई, लेकिन चूंकि आपकी तो बड़ी इनसाइड अप्रोच है, कोई ऐसा वीकलिंग है जो हम अपने आइंदा कल न्यूजीलैंड के खिलाफ मैच पे उसको कवर अप कर सके? देखिए, ऐसा तो कोई वीक लिंक नहीं है। अगर आप इस टीम को देखें तो ये टीम बहुत अच्छा खेली है। और अगर मैं आपको इसको पीछे ले जाऊं, 2017 में जब हम लोग थे या 2019 के टाइम पे, ये ऑलमोस्ट वही लड़के थे। जब आपकी टीम T20 की नंबर 1 साइड थी, इसमें से 12 से 13 लड़के वही हैं। तो हमने पिछले 2-2.5 साल में हमने अपनी टीम को बनाने की बजाय खराब किया, उसमें हमने चेंजेस की, नए लड़के लेके आए, उनको बाहर कर दिया, फिर हम दोबारा अपनी टीम को सेट किया हमने। तो एज सच कोई नहीं है। ऑन द डे आप कैसे खेलते हैं, सम टाइम यू हैव अ गुड डे, सम टाइम यू हैव अ बैड डे, तो ये पार्ट ऑफ पार्सल है क्रिकेट में। तो हम इस टूर्नामेंट में, बड़े टूर्नामेंट में जीतने की सबसे ज्यादा वो ये होता है कि जब आप कम गलतियां करें। गलतियां तो होंगी जी। प्रेशर सिचुएशन में, जैसे कल शहीन शाह ने 19वें ओवर में वो बॉल एक ओवरथ्रो किया, तो वो वाले स्मॉल की मोमेंट्स होते हैं, वो अगर आप विन करें, अपने नर्व को कंट्रोल करें, तो आप बड़े टूर्नामेंट जीत सकते हैं। वो हमने देखा कि हम कल का मैच में हम लोग बहुत काम कंपोज थे, हमारे प्लान्स जो हमारे थे उसकी एग्जीक्यूशन बहुत अच्छी थी। और उसके साथ जैसे हमने 2017 की चैंपियंस ट्रॉफी जीती, तो उसमें भी हमने कम गलतियां की। जितनी कम गलतियां करेंगे, जितनी कम मिस्टेक करेंगे क्रूशियल टाइम में, आपके मार्जिन, जीतने का मार्जिन उतना ज्यादा हो जाता है। अच्छा, मुझे ये जरूर बताएगा कि इंडियन क्रिकेटर्स को मैं सुन रहा था मैच से कबल, और वो 2017 आपने चैंपियंस ट्रॉफी की बात की, वो हमें याद है, और वो बाप होता है और बाप बेटे की गर्दान शुरू की गई थी जो उन पे उल्टी पड़ी। ये जो इंडियन क्रिकेटर्स के मैं तब से सुन रहा था, मैं आपका इसी तबसरा चाहूंगा कि ये जैसे आप कह रहे हैं कि गलतियां तो सब करते हैं, लेकिन जो गलतियों पे कंट्रोल करे और जो माइनर मूवमेंट्स होते हैं उनको कैपिटलाइज करे, वो कहां से कॉन्फिडेंस से कह रहे थे कि जी ये तो वॉक ओवर है और पाकिस्तान नहीं जीत सकता? वो भी साबिक खिलाड़ी हैं, तो वो मतलब कि कहां आसमानों में बैठे हुए थे और जमीन के आगे आके पटके हैं? तो वो चाह रहा था उनकी तबसरा निगारी पे आपका क्या ओपिनियन है? देखें जी, वो उसका जवाब तो शुएब अख्तर ने दे दिया था। वो एक प्रोग्राम में बैठे हुए थे तो उन्होंने ये बात बोली थी, तो उसका जवाब तो शुएब अख्तर ने बहुत अच्छे तरीके से दे दिया। और ज्यादातर अल्फाज कहने से बेहतर है कि जो हमारी टीम ने करके दिखाया, उन्होंने बैट और बॉल से टॉप किया। हम जबान से टॉप करने की जरूरत नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, जहां तक आप उन प्लेयरों की बात कर रहे हैं तो उसमें वो बात कर सकते थे, क्योंकि हम वर्ल्ड कप में उनसे जीते नहीं थे। तो ये एक एज उनके पास था जिसकी बेस पे वो बात करते थे। लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि वो एज जो है ना वो इंशाल्लाह मजीद खत्म होता चला जाएगा। और मैं उम्मीद करता हूं कि हमारी टीम इसी तरह ही खेलेगी, इसी जज्बे के साथ खेलेगी। और ये पता है, इस वक्त जो हमारी जीत है, ये हम इंडिया से नहीं जीते, ये हम जीते हैं सारी दुनिया से।
जो जैसे न्यूजीलैंड हमारे से वापस चले गए, इंग्लैंड ने आने से मना कर दिया। तो ये इस वक्त जो है ना हमारा इंडिया पाकिस्तान का मैच नहीं था, ये पाकिस्तान वर्सेस रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड था। और हमने वो जो क्लियर मैसेज दिया है कि अगर आप नहीं आए, और इसमें मैं क्रेडिट दूंगा जो हमारी पीसीबी है, उन्होंने जो डोमेस्टिक टूर्नामेंट करवाया था वर्ल्ड कप जाने से पहले, वो उनकी बड़ी खुशाइन बात थी कि हमारे सारे लड़के क्रिकेट खेल के गए थे और परफॉर्मेंस करके गए थे, जिसका रिजल्ट हमें देखने को मिला। और बाबर आजम जो है ना, जिस तरह उन्होंने इस टीम को लीड किया है, वो यंग कैप्टन है, आगे भी वो गलतियां करेंगे और ये हमारी टीम है, ये हो सकता है इस वर्ल्ड में कप में और गलतियां करे, लेकिन हमारा एज अ पाकिस्तानी ये फर्ज बनता है कि हम इस टीम को बैक करें। हमारे जो सोशल मीडिया पे जब हमारे लड़के परफॉर्म नहीं करते तो लोग आके उनको गाली गलौज करते हैं या बुरी बात कहते हैं, तो मेरी उनसे रिक्वेस्ट है प्लीज, ये पाकिस्तान की टीम है, अपने लोगों की इज्जत करें, इसीलिए हमारी दुनिया में इज्जत होगी। हम अपने लोगों की इज्जत नहीं करते, इसीलिए इंडियन हमारी इज्जत नहीं करते। तो हम अगर अपने प्लेयर्स, अपने हीरोज की इज्जत करेंगे तो दुनिया भी उनकी इज्जत करेगी। बहुत जबरदस्त आपने बात की अजहर महमूद साहब, थैंक यू वेरी मच, आपने हमें ज्वाइन किया। सना मीर साहबा हमारे साथ मौजूद है टेलीफोन लाइन पर। आप पाकिस्तान वुमेन क्रिकेट का एक बड़ा नाम है और आजकल पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज पे आपके शोज चल रहे हैं, इसके अलावा पीटीवी स्पोर्ट्स पे तबसरे कर रही हैं। सना मीर साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला। अभी अजहर महमूद साहब से गुफ्तगू हो रही थी, मैं चाहूंगा आप भी जरा अपने तासुरात हमारे साथ शेयर कीजिएगा। हम आप लोग को सुनते हैं, आप लोगों के तजिए सुनते हैं, पीटीवी स्पोर्ट्स में जबरदस्त किस्म की ट्रांसमिशन हो रही है और कल भी बहुत खूबसूरत पैनल था, आप उसका हिस्सा थी। क्या कहेंगे? अजहर महमूद साहब से बात हो रही थी, उन्होंने कहा बायलैटरल सीरीज में तो हमारा पलड़ा भारी रहा है, लेकिन एक जिंक्स था, एक बात बनी हुई थी और कि हम भारत से जीत नहीं पा रहे थे और उसको भारत अपनी मर्जी से ट्विस्ट एंड टर्न्स देता था और एक अजीब किस्म के जिसे कहते हैं ना प्राइड के साथ कहते थे कि जी पाकिस्तान तो हमसे नहीं जीत सकता और ये सपना होगा और पाकिस्तान कहां हमसे जीत सकता है। बार कैफ हकीकत ये है, आज मैं जब आपसे मुखातिब हूं तो अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान ने 10 विकेटों से शिकस्त दी। क्या कहेंगे सना मीर साहब, कौन सा वो क्रिटिकल मूवमेंट था आप समझती है जिसने टर्न टेबल्स की इंडिया के खिलाफ? आई थिंक कि बिल्कुल मैं अजहर भाई की बात से एग्री करूंगी। रमीज राजा ने बाबर आजम को फुल अथॉरिटी दी और बाबर आजम ने अपनी मर्जी से टीम सेलेक्ट किया। आई थिंक ये भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट डिसीजन होता है किसी भी टीम की प्रिपरेशन में। T20 डोमेस्टिक भी बड़ा इंपॉर्टेंट इवेंट था जब टीमों ने हमारे पास आने से मना किया, और उसके बाद आई थिंक इतना जबरदस्त पाकिस्तान मेंस टीम को खेलते हुए एक ऐसा मैच जिसमें बहुत ही कम, शायद ही कोई गलती हम पॉइंट आउट कर सकें, इतना इमैक्युलेट खेले हमारे लड़के इस मैच में। मेरे ख्याल से शाहीन की बॉलिंग से लेके, टॉस भी हमारे फेवर में गया, फिर शाहीन की बॉलिंग से लेके मिडिल ओवर्स, डेथ ओवर्स, और फिर रिजवान ने भी जो छक्का मारा, आई थिंक उससे भी एक टोन सेट हुई। शाहीन की पहली विकेट से और मोहम्मद रिजवान के पहले छक्के ने एक ऐसी टोन सेट की कि जिसके ऊपर हम लोग बिल्कुल इंडिया को ऐसा गेम से बाहर करते गए। अच्छा, ये मुझे बताएगा कि आप ये कतकलामी के लिए माजरत, क्योंकि हमने चेस किया। अच्छा सना, आपने देखा होगा, क्योंकि पाकिस्तान क्रिकेट को मैं बहुत फॉलो करता हूं, पाकिस्तान ऑफ लेट इतने अच्छे पहले चेजर्स नहीं थे, और प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब जो कि खुद एक मायनाज कप्तान रह चुके हैं, वो हमेशा कहते हैं कि अगर आप टोटल क्रंच मैच में पोस्ट कर दें तो चेस करने वाली टीम पे प्रेशर आता है, लेकिन कल प्रेशर बिल्कुल नहीं लिया बाबर आजम और बिलखसूस मोहम्मद रिजवान ने। आप ख्याल में ये मेंटल टफनेस है, मेंटल फिटनेस है जिसका कल मुजाहरा हुआ? नहीं जी, आई थिंक मैं तो इस चीज से थोड़ा सा डिसएग्री हमेशा से करती आई हूँ, क्योंकि जो लोग भी T20 क्रिकेट खेलते हैं उनको समझ ज्यादा इस बात की है कि चेस करना थोड़ा सा ज्यादा बेहतर होता है T20 क्रिकेट में। तो मैं तो उस माइंडसेट की कप्तान थी भी और हूँ भी अभी भी, अगर सोचती हूँ तो मेरे ख्याल से पाकिस्तान ने पिछले 3 वर्ल्ड कप्स में टारगेट सेट किया था T20 वर्ल्ड कप्स में, और 128 हाईएस्ट टारगेट सेट किया था। तो ये भी बहुत ही अच्छा फैसला था पाकिस्तान की तरफ से। फिर ड्यू फैक्टर भी था, क्योंकि T20 क्रिकेट में जब आपके बैटर्स को पता हो कि रन रेट से बैटिंग करनी है तो आप चांसेस लेने की जरूरत नहीं पड़ती, और इसी वजह से शॉट्स मारते हुए भी बहुत से इंडियन बैटर्स आउट हुए, क्योंकि उनको भी पता नहीं था बेहतर स्कोर क्या होगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह हर चीज पाकिस्तान के फेवर में गई है कल के मैच में, और बस वही बात है कि ये इंशाल्लाह पहला मैच है, और आगे जो न्यूजीलैंड जिसने हमें सीरीज कैंसिल की थी उसका अजहर भाई ने कहा कि ये सबका बदला है, मेरे साथ से सबका बदला नहीं, उनसे हमें अलहदा से लेना है और कर्ज के साथ, और कहते हैं जरा पैसे ज्यादा उनसे लेने, आपने बिल्कुल सही कहा, क्योंकि उन्होंने तो बिल्कुल आए हुए थे और 11th आवर में उन्होंने पुल आउट किया।
ये मुझे बताएगा सना सैफा कि ज़ाहिर बात है ये पहला मैच है और ये बात हो रही है कि इट्स लॉन्ग वे टू गो T20 वर्ल्ड कप के हवाले से। पाकिस्तान माशाल्लाह 2009 में वर्ल्ड कप जीत भी चुका है यूनुस खान साहब की कप्तानी में। क्या पाकिस्तान को इसी तरह मोमेंटम बरकरार रखने के लिए ऐसे ही स्ट्रेटेजाइज करना चाहिए और जो हमारी टीम है आप समझती हैं उनमें ये कैपेसिटी और टैलेंट है कि दे कैन गो टिल द एंड और जीत के कप ले आए पाकिस्तान? देखिए जी, हमारे ग्रुप में या दूसरे ग्रुप में सभी टीमें ऐसी हैं कि वो लोग ट्रॉफी तक जा सकती हैं अगर वो कंसिस्टेंटली अच्छा करें। हमारी टीम ने कल के मैच में बहुत जबरदस्त किया है। अब इसको कंसिस्टेंट करना होगा। अच्छी लगी चीज बाबर आजम, शाहीन अफरीदी की जो मीडिया टॉक्स थी उसमें उन्होंने बार बार ये बात की कि ये सिर्फ एक मैच है, हमें आगे फोकस करना है। तो इस फोकस से अगर टीम रहेगी, सकलैन मुश्ताक जो है बहुत अच्छे कोच हैं, मेरे ख्याल से वो भी प्रेशर नहीं देंगे टीम को। तो एक अच्छी यूनिट नजर आ रही है इस वक्त और उम्मीद उनसे बहुत है और इंशाल्लाह अगर अपने आप को अप्लाई करेंगे तो पाकिस्तान किसी से भी कम नहीं है और बिल्कुल इस वर्ल्ड कप के लिए फेवरेट्स के तौर पे सामने ये बताएगा भी अजहर महमूद साहब कहते हैं कि सोशल मीडिया पे पाकिस्तानियों को जब हमारे ग्रीन शर्ट्स, मैंने इसलिए आज ग्रीन टाई भी पहनी है, कि पाकिस्तानी खिलाड़ियों को सपोर्ट करना चाहिए वेदर दे विन और लूज। मैं आपके कमेंट चाहूंगा, बीइंग अ क्रिकेटर, एज क्रिकेट आप वुमेन टीम की कैप्टन भी रही हैं हमारी, जो सोशल मीडिया में भारत में चल रहा है मोहम्मद शामी साहब के हवाले से और उनकी रिलीजन की वजह से उनको हत्वे तनकीद ठहराया जा रहा है, इस पे आपके क्या कमेंट्स हैं? बड़े अफसोस की बात है जी। और मेरे ख्याल से हर मुल्क में डिफरेंट फैक्टर्स होते हैं, पर इस वक्त का जो इंडिया है उसके अंदर टॉलरेंस हमने देखा है कि कम है। उस सारे माहौल में ज्यादातर इस तरह की चीजें नजर आ रही हैं, पर ऐसे लोग भी हैं इनकी अपनी टीम में से, इनके अपने प्लेयर्स में से जिन्होंने बहुत शामी को सपोर्ट भी किया। तो हमें दोनों तरफ नजर रखनी होगी ताकि हम उस हेट्रेड का वो मत बन जाए निशाना जो दूसरे लोग कर रहे हैं। तो बहुत ही अफसोस की बात है कि किसी भी इंसान को, वो किसी भी मुल्क में हो, अगर उसके बिलीफ के ऊपर, उसके मजहब के ऊपर, उसकी सोच के ऊपर आप टारगेट करें, तो ये किसी भी मुल्क में ये चीज ठीक नहीं है। और अच्छी चीज ये नजर आई कि बहुत से प्लेयर्स ने उनको सपोर्ट भी किया वहां से भी, और ओवरऑल हर जगह से उनको भी, हम इधर से भी सपोर्ट मिल रही है। और ओवरऑल विराट कोहली का भी जेस्चर बड़ा अच्छा था कल। MS धोनी को देखा हमने, आपस में टीम प्लेयर्स की आपस में बड़ी अच्छी अंडरस्टैंडिंग थी। तो आई थिंक स्पोर्ट्स आपको यही सिखाती है कि ठीक है, आपके अंदर ये आजिज़ी पैदा करे कि एक दिन में उस दिन के लिए कोई दूसरा आपसे बेहतर हो सकता है। तो वो हमें ग्राउंड पे स्पोर्ट्स के एथलीट्स में तो नजर आया है, पर अवाम में, मीडिया में कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जो इस चीज को नहीं समझते। तो होपफुली वो भी इस चीज को समझेंगे ताकि ओवरऑल किसी को भी ऐसी तकलीफ का सामना ना करना पड़े। अच्छा, मुझे जरूर बताएगा कि हाउ डज इट फील, क्योंकि हम तो स्टेडियम से बाहर बैठे होते हैं, हम तो यूजुअली टीवी सेट या कभी पाकिस्तान में ग्राउंड सजेंगे, इंशाल्लाह दोबारा से रौनकें आएंगी, हम देखते हैं। आपने तो पाकिस्तान के लिए परफॉर्म किया, खेला है। जब पाकिस्तान के कलर्स पहने होते हैं और मैदान में उतरा जाता है और इस तरह का हाई वोल्टेज मैच हो, कितना प्रेशर होता है एक खिलाड़ी पे जिसने अपनी बॉलिंग स्टार्ट करनी है या जिसने बैटिंग शुरू करनी है? आप यकीन करें, मैं कल भी यही बात करी थी कि अंदर जाके खेलना मुझे ज्यादा आसान लगता था बाहर से बैठने में मुझे तो प्रेशर ज्यादा फील होता है, क्योंकि ऐसे लगता है कि आपके कंट्रोल में कुछ नहीं है। पर ऑफ कोर्स आई मीन जब आप अंदर होते हैं तो एक अलग किस्म का प्रेशर होता है, एक अलग किस्म की इंटेंसिटी होती है, पर एज प्रोफेशनल प्लेयर्स आप उसको एंजॉय भी करते हैं। अगर आप प्रोसेस के ऊपर ज्यादा ध्यान दें तो उसके ऊपर ज्यादा आसानी होती है। और ऑब्वियसली जब आपका सपोर्ट सिस्टम अच्छा हो, आपके ड्रेसिंग रूम की एनवायरनमेंट अच्छी हो, आपकी बोर्ड आपको सपोर्ट करे, तो चीजें आसान हो जाती। पर वही अगर सपोर्ट ना मिले तो बहुत ज्यादा प्रेशर आता है। और इसीलिए आपने देखा इस वक्त बहुत से क्रिकेटर्स मेंटल हेल्थ ब्रेक्स लेते हैं। अब जितनी क्रिकेट हो रही है और जिस इंटेंसिटी की हो रही है, तो इसकी बड़ी जरूरत पड़ती है प्लेयर्स। बिल्कुल ठीक कहा। ये मेंटल वेलनेस के ऊपर बड़ा ध्यान देना पड़ता है। बिल्कुल आपने ठीक कहा। थैंक यू वेरी मच सना, आपने हमें ज्वाइन किया और आपने बिल्कुल सही कहा कि मेंटल टफनेस पे बड़ा ध्यान देना होता है। और जैसे बड़े अच्छे तबसरे आ रहे थे कि बाबर आजम ने नई दिल्ली को फतह कर लिया, और ज़ाहिर बात है तारीखी तनाज़ुर में ये बात हो रही थी और उसको रीलिव किया जा रहा था। बारकेव जैसे अभी तो ये ज़बरदस्त किस्म के फॉर्मर क्रिकेटर्स जो पाकिस्तान टेलीविज़न के पैनल का हिस्सा हैं, जो आपको अपने एक्सपर्टीज़ भी देते हैं, हर मैच के से पहले और हर मैच के बाद उस पर तबसरा करते हैं। दुबई, मैं जैसे स्टार्ट में कह रहा था, दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में जब मैच हो रहा था तो हमने देखा कि बहुत बड़ी तादाद में
भारतीय सपोर्टर्स थे। उसमें अक्षय कुमार, प्रीति जिंटा जो उनके बॉलीवुड के एक्टर्स हैं, और पाकिस्तान पेविलियन भी था, वहाँ पर भी मौजूद थे पाकिस्तानी शायकीन और पाकिस्तानी नुमाइंदा मुनफरिद शख्सियात। फवाद चौधरी साहब जो वज़ीर इत्तलात व नशरियात है वो भी मौजूद थे और पाकिस्तान को ज़बरदस्त तरीके से सपोर्ट कर रहे थे। तो हम ज़रा ख़ुसूसी गुफ्तगू करेंगे वज़ीर इत्तलात व नशरियात फवाद चौधरी साहब से और उनसे जानेंगे कि उनके क्या तासुरात हैं। ज़रा माहौल के बारे में हमें बताइएगा PTV न्यूज़ के व्यूअर्स को कि दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में क्या माहौल था, आपका आंखों देखा हाल क्या है, और इस जीत के हवाले से आपके क्या तासुरात है फवाद साहब? देखें, जब भी आप जीतते हैं तो जीत का मज़ा एक अपना मज़ा होता है। और ये था कि जब मैंने पहले भी प्रेडिक्शन की थी, एक दिन पहले मैंने कहा था कि इंशाल्लाह पाकिस्तान मैच जीतेगा, और उसके बाद जब हम स्टेडियम पहुंचे तो एक तो 70% स्टेडियम था, बिकॉज ये कोविड की वजह से 100% टिकट्स जो हैं वो दे नहीं रहे थे, तो बहुत प्रेशर था एक तो टिकट्स के ऊपर। और फिर हमने जाके देखा कि जो सारा जो मेन जिसको आप बोलेंगे कि VVIP के जो इंक्लूजर्स थे उस पर तमाम इंडियन डोमिनेंस थी। तो हमने ये किया कि हमने ये कहा कि हमें बिल्कुल एक जो मेन इंक्लूजर है जहाँ पे जो रॉयल इंक्लूजर जिसको कहते हैं, उसके बजाय उसके जो साथ इंक्लूजर था जो भी खाली था, हमने कहा कि हम इधर बैठते हैं, और उसको हमने एक पाकिस्तान पवेलियन बना दिया, क्योंकि बिल्कुल बहुत ज़्यादा इंडियन क्राउड था, पाकिस्तानी क्राउड था नहीं। तो हमारे जितने लोग हम थे, फिर उसके बाद इमरान इस्माइल आ गए, गवर्नर सिंध, और कुछ अलीम खान आ गए, और फराज आ गए, और जो हमारे दोस्त थे सारे, ये सब लोग वहाँ पे पहुँचे, और हमने एक अपना ही पवेलियन बना लिया। और सबसे ज़्यादा नारे और जोश जज्बा जो था वो हमारे पवेलियन के ऊपर था, और पहले ओवर से ही पाकिस्तान जो है इसको डोमिनेट कर रहा था। और अल्लाह का शुक्र है कि जिस तरीके से पाकिस्तान ने इसको पहले ओवर में डोमिनेट किया, वही सिलसिला जो है वो आखिरी ओवर तक चलता है। जी, अच्छा, ये मुझे ज़रूर बताएगा कि इस जीत का जो इम्पैक्ट है वो आप किस तरह देखते हैं, क्योंकि पाकिस्तान क्रिकेट जो है वो एक यूनिफाइंग करती है पूरी कौम को, और इसका क्या इम्पैक्ट आएगा पाकिस्तानी क्रिकेट पे भी क्या आएगा, क्योंकि न्यूजीलैंड अभी बात हो रही थी और इंग्लैंड के ने दौरा अपना मनसूख किया और वो गए थे। और दूसरी बात की जो भारत में रिएक्शन आया, मैं ज़रूर चाहूँगा कि इस पर आप कमेंट कीजिए कि जो इंडिया में रिएक्शन आया है इस बदतरीन हार के बाद, उस पर आप क्या तबसरा करेंगे फवाद चौधरी साहब? जहाँ तक माहौल का ताल्लुक है तो माहौल बहुत शुरू में इंडियन डोमिनेटेड था, और मैच शुरू होने से पहले तो लग रहा था कि पता नहीं कितना इंडियन क्राउड यहाँ पे आ गया। लेकिन पहले ओवर में और फिर दूसरे ओवर में जब शाहीन आफरीदी ने विकेटें ले ली तो एक बड़ा जो है वहाँ पे सुकूत छा गया है, न्यूट्रलाइज किस्म का हो गया। फिर हम लोग भी नारे लगा रहे थे, तो अगरचे हम तादाद में बहुत थोड़े थे, लेकिन पाकिस्तानी ओवरऑल भी स्टेडियम में ज़्यादा नहीं थे, लेकिन चूँकि परफॉर्मेंस इतनी अच्छी थी कि उसमें हमारे नारे जो थे वो बुलंद होते गए, और बहुत ज़्यादा क्राउड के बावजूद इंडियन नारे जो हैं वो नीचे दबते गए, और एक बड़ा चार्ज एटमॉस्फेयर रहा। और अल्टीमेटली अल्लाह ने मेहरबानी की, और वो मोमेंट जिसके लिए हम सालों से तरस रहे थे कि वर्ल्ड कप में पाकिस्तान जीते, वो लम्हा भी आया, और हम ये मैच जो है वर्ल्ड कप में हमने इंडिया को हराया। हाँ, मैं लेकिन चाहूँगा कि उसका ज़रूर बताइएगा कि जो इंडिया में रिएक्शन आया है फवाद साहब, जो मैंने आपसे सवाल किया था मोहम्मद शमी के हवाले से, और जिस तरह कश्मीरी नौजवानों पर भारतीय हिंदू पसंद जो हैं वो पिल पड़े हैं, उसका भी कमेंट कीजिएगा, और इसका इम्पैक्ट क्या होगा पाकिस्तानी क्रिकेट पर आने वाले दिनों में इस जीत का? जो क्रिकेट है ना, उसका पाकिस्तान के ऊपर एक बहुत बड़ा एक असर है। आप इसको इस तरह से भी देखें कि देखें, क्रिकेट में पाकिस्तान ने बड़ा सफ़र किया है। हम जब से श्रीलंकन टीम के ऊपर अटैक हुआ, पाकिस्तान में इंटरनेशनल क्रिकेट बुरी तरह सफ़र हुई। हमारे जो प्लेयर्स हैं उनको मौका नहीं मिला होम पिच के ऊपर इस तरह से खेलने का। फिर BCCI ने, इंडियन क्रिकेट बोर्ड ने जिस तरीके से पाकिस्तान को क्रिकेट में तनहा करने की कोशिशें की। अभी भी आपने देखा कि न्यूजीलैंड और फिर इंग्लैंड का जो टूर कैंसिल हुए, तो बहुत हमारी एक बनहैसल कौम ही बड़े हम डिप्रेशन में थे, बिकॉज आप देखिए क्रिकेट पाकिस्तान को जोड़ती है। क्रिकेट एक पाकिस्तान के लिए सिर्फ एक खेल नहीं है, ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा एक समझिए कि नैरेटिव है, एक बयानिया है, जो कि गवादर से लेकर खैबर तक और लाहौर से लेके कराची तक और गिलगित बल्तिस्तान हो या कश्मीर हो,
तमाम पाकिस्तान को एक लड़ी में जो है वो पिरोता है, और उससे एक पाकिस्तान के अंदर एक जो समझिए हौसले लोगों के बुलंद होते हैं, क्रिकेट पाकिस्तान में वो काम करती है। लिहाजा इसको एक तो खेल तो है ही, लेकिन इसका एक बहुत बड़ा सियासी बयानिया है क्रिकेट का। और कल आपने देखा मकबूजा कश्मीर में जिस तरीके से सेलिब्रेशन हुई, फिर जिस तरीके से कश्मीरी तालिब इल्मों को दिल्ली के अंदर जो है वो तशद्दुद का निशाना बनाया गया, और पूरे हिंदुस्तान के जो मुसलमान हैं और शामी जो उनका जो मेन बॉलर है उसके साथ जो इस वक्त इस्लामोफोबिया के ज़मन में हो रहा है, इससे आपको अंदाज़ा होता है कि क्रिकेट एक खेल नहीं है सब कॉन्टिनेंट में, ये एक सियासी बयानिया है। और कल की जीत ने पाकिस्तान को, और मैं तो कहूँगा कि जो मुसलमान हिंद हैं, इंडिया में भी जो मुसलमान बसते हैं, कश्मीर में जो मुसलमान बसते हैं, तमाम को एक नया जज्बा अता किया है, और अल्लाह इन जज्बों को सलामत रखे। आमीन आमीन। बहुत बहुत शुक्रिया। वफाकी वज़ीर इत्तलात व नशरियात फवाद चौधरी साहब हमसे गुफ्तगू कर रहे थे। आप माशाल्लाह, हमने आपको देखा, आपने भी पाकिस्तानी परचम उठा रखा था और ज़बरदस्त किस्म का पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के हौसले बुलंद कर रहे थे। व्यूअर्स, अल्लाह करे, हम तो दवागो हैं और पुरुमीद भी हैं कि पाकिस्तान का ये T20 का जो सफ़र, जिसका शानदार कल आगाज़ हुआ, भारत के ख़िलाफ़ 10 विकेटों से तारीखी फ़तह समेटी पाकिस्तान का ये सफ़र जारी रहे। इंशाअल्लाह कल न्यूजीलैंड के साथ मार्का है, और जैसे बात होती सन अमीर साहबा कह रही थी कि उनसे तो कुछ बदला भी चुकाना है, इधर पिंडी तक आए थे फिर वापस चले गए, तो हम आपको अपडेट भी करते रहेंगे। और एक दफ़ा फिर बहुत बहुत मुबारकबाद और ज़बरदस्त खराज तहसीन पाकिस्तान क्रिकेट टीम को। एक छोटा सा वक्फा लेंगे, वक्फे के बाद आएंगे तो बलूचिस्तान की सियासत पे गुफ्तगू कर रहे होंगे। वज़ीर आला बलूचिस्तान जाम कमाल साहब मुस्ताफ़ी हो गए हैं, नए लीडर ऑफ द हाउस पे मुशावरत हो रही है, और नाम कदूस बेजंजो साहब का है जो कि स्पीकर है, उन्होंने भी इस्तीफा दे दिया। क्या इवॉल्व हो रही, इसके क्या असरात होंगे, ये वक्फे के बाद जानेंगे। एक छोटा सा वक्फा ले लीजिए। सबसे पहले तो अल्लाह का शुक्र है। आई थिंक टीम एफर्ट थी, लड़कों की मेहनत थी, जो थ्रू आउट जब से आए हैं तो फोकस था इस मैच पे कि इंशाल्लाह अच्छा खेलेंगे। तो आई थिंक जो जैसे रिज़ल्ट पूरे पाकिस्तान चाहता था वैसे अल्हम्दुलिल्लाह मिले। तो पूरे पाकिस्तान को, क्रिकेट लवर्स को बहुत बहुत मुबारक हो। पहले तो यही था कि मेरे से तो हर टाइम यही होता है कि अलियन ने बॉल पे विकेट दो, तो मेरी यही कोशिश थी कि मैं अपना 100% दूँ। बाकी रिज़ल्ट अल्लाह पाक के हाथ में है, तो मैंने बस अपनी कोशिश की थी। रिज़ल्ट अल्लाह ने दिए तो अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा रहा। काफ़ी खुशी हो रही है कि पाकिस्तान पहला मैच जीता है, और जो वर्ल्ड कप का रिकॉर्ड था वो भी टूटा है उनका। तो इंशाल्लाह कोशिश है कि इसको मोमेंटम को आके लेके जाए। और हमने उनकी वीडियोस देखी थी, जैसे रोहित और ये राहुल, ये इन स्विंग पे ज़्यादा पसंद है। तो हमारी यही कोशिश थी कि जिसको भी बॉल बने तो उनको थोड़ा सा बॉल फुल करे और अंदर लेके आए। तो थोड़ा सा मुझे स्विंग मिला है, विकेट से थोड़ी सी हेल्प मिल रही थी, तो बाद में उतनी नहीं मिल रही थी, लेकिन जो शुरू में मिल रही थी तो उसमें मेरे यही था कि रन हो जाए तो कोई फ़र्क नहीं है, लेकिन मुझे विकेट चाहिए, और वो सिर्फ मैंने कोशिश की थी, बाकी रिजल्ट अच्छे मिले। वेलकम बैक व्यूअर्स। हम गुफ्तगू कर रहे हैं अब बलूचिस्तान के हवाले से। आपने देखा कि एक माह से वहां पर एक क्राइसिस चल रहा था, पॉलिटिकल क्राइसिस, और वो भी हुक्मरान जमात के अंदर बलूचिस्तान अवामी पार्टी में। और अब जो है फाइनली ड्रॉप सीन ये हुआ कि आज तरीके दमातमात पे वोटिंग होनी थी, लेकिन कल शाम जाम कमाल साहब जो वज़ीर आला बलूचिस्तान थे वो मुस्ताफ़ी हो गए, और आज वो तहरीक वापस ले ली गई जो नाराज़ अरकान थे बलूचिस्तान अवामी पार्टी के। और अब खबरें ये हैं कि अब्दुल कदूस बेजंजो साहब जो स्पीकर बलूचिस्तान असम्बली थे वो कायदे अवान बनेंगे, और उस पर मुशावरत का सिलसिला जारी है। ये मामला आगे कैसे बढ़ेगा, इसकी क्या वजूहात बनी, और इसकी मुल्की सियासत पे बिलअमूम और बलूचिस्तान की सियासत बिलखसूस क्या मुमकिन असरात हो सकते हैं। हमें ज्वाइन किया इस हवाले से स्टूडियोज़ में ताहिर मलिक साहब ने। आप कॉलमिस्ट हैं, आप टीच करते हैं, इसके अलावा ज़बरदस्त किस्म के पॉलिटिकल एनालिसिस करते हैं, पॉलिटिकल साइंटिस्ट हैं। बहुत शुक्रिया ताहिर भाई कि आपने वक्त दिया। मैं चाहूँगा बलूचिस्तान में ये जो क्राइसिस हुआ है, पहले आप इसको कैसे डिस्क्राइब करेंगे, और आप समझते हैं कि इस क्राइसिस से जैसे अब बलूचिस्तान अवामी पार्टी बाहर आती है
वो इंटैक्ट रहेगी या आप समझते हैं कि एक दरार पड़ गई है बलूचिस्तान अवामी पार्टी ये में? आपका सवाल जो है ये निशानदेही करता है बलूचिस्तान की जो स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम्स हैं गवर्नेंस के उसके, और उसकी 2-3 वजूहत हैं। एक वजह ये है कि कोई मेन स्ट्रीम पार्टी जो पाकिस्तान की है, जो नेशनल पार्टीज हम कहलाते हैं, वो कोई वाज़ेह अक्सरियत नहीं करते। अब देखें कि PTI ने जहाँ KPK में पंजाब में एक वाज़ेह अक्सरियत ली, लेकिन उन्होंने बलूचिस्तान में 5-6 सीटें ली। यही हाल नून लीग का है, पीपल्स पार्टी का है। तो उसके बाद ये जो ग्रुप था, अगर आप ये देखें तो इस वक्त जो बलूचिस्तान में दूसरा पहलू है कि रियल पॉलिटिक हो रही है। रियल पॉलिटिक से मुराद रियलिज्म है, जो सियासत की बिल्कुल एक कह लें नंगी इस्तिलाह है कि हु गेट्स व्हाट व्हेन एंड हाउ, कब किसको क्या मिला, ये मुकद्दर की बात है। तो अगर आप तारीख को देखें तो जो सरदार सनाउल्लाह ज़हरी थे, उनकी जो हुकूमत ख़त्म की गई थी, तो उस वक्त जाम कमाल साहब और बजिंजो साहब एक फैक्शन इन्होंने बनाया था और ये कामयाब हुए थे उनको हटाने में। और आज तारीख उस वक्त ये नून लीग का हिस्सा था। उस वक्त ये नून लीग का आज तारीख ने इस मोड़ पे ने ला खड़ा किया है कि वो सारे जो लोग हैं वो बदल गए और वो ये इनके खिलाफ अलायंस बन गया। और इससे बड़ा सवाल ये है कि अब जो नेक्स्ट गवर्नमेंट आएगी वो कितनी मुस्तहकम होगी, क्योंकि इस वक्त बाप पार्टी की जो है वो सिंगल लार्जेस्ट है और उसकी 24 सीटें हैं, जबकि जो PTI है उसकी 5-6 सीटें हैं और PDM की 16 सीटें। अब PDM का डायलेमा ये है कि एक तरफ जानिब तो वो उनका ये तजाद है कि हुकूमत के खिलाफ उन्होंने अपील और मार्च कर रखी है, दूसरी तरफ अगर वो बलूचिस्तान में हुकूमती पार्टी के साथ मिल के कोई अदम एतमाद करते हैं, कोई हुकूमत ही फॉर्म करते हैं, तो ये उनके बुनियादी बयानिए के खिलाफ होगा। तो उन्होंने कल तक तो उनकी ये पॉलिसी थी कि हम वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस में शरीक होंगे लेकिन हुकूमत का ऐसा नहीं बनेंगे। तो मेरे ख्याल से ये जो क्राइसिस है एक इंस्टेबिलिटी का, अदम इस्तेहकाम का, ये बरकरार रहेगा। और इसका दूसरा जो पहलू है वो ये कि बलूचिस्तान का जो एहसास महरूमी है जो बहुत हद तक अब दूर हो चुका है, कि डेवॉल्व हो चुकी हैं पावर्स, और जो फंड्स का ना होना या कामयाबी का रोना रोया जाता था, वो भी अब इतने जो फंड्स आजकल हुकूमतों के पास है, सूबाई हुकूमतों के पास, वो पाकिस्तान की 70 साल तारीख में नहीं थे। वो फंड्स लैप्स क्यों होते हैं और बलूचिस्तान में तरक्की का पहिया उस शक्ल में क्यों नहीं आगे तेज़ी से जा रहा जिस तरह बाकी सूबों में? ये वो सवालात हैं कि जो इस क्राइसिस के जन्म लेते हैं। अब ये मुझे बताएगा कि आपने बिल्कुल एक तो बड़े ज़बरदस्त किस्म की तारीख के तनाजुर में बताया जो हालिया तारीख है। हम बड़े बड़े सियासत में नाम भी है, नवाब अकबर बुगटी, आप सनाउल्लाह ज़हरी साहब, फिर मेंगल साहब, अताउल्लाह मेंगल साहब। क्या वजह बनी कि ये पॉलिटिकल सिनेरियो में नेशनल लेवल पे तो बड़े नाम सामने आए, लेकिन बलूचिस्तान के अंदर इनकी बनाई हुई जमातें या जो नेशनल पार्टीज़ हैं, हमारी नेशनल पॉलिटिकल पार्टीज़, वो कदम नहीं जमा सकी? इसकी क्या वजूहात है और ये कैसे, क्योंकि बलूचिस्तान हमारा रकबे के लिहाज से सबसे बड़ा सूबा है और बड़ा क्रिटिकल है इस वक्त जो अफगानिस्तान की सूरत हाल है, स्टेबिलिटी तो बड़ा क्रिटिकल है इसके लिए पॉलिटिकल। जी, इसके लिए वजह ये है कि यहाँ पे हमेशा से कबायली इसकी ट्राइबल एनवायरनमेंट है सियासत की, और कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने भी कहा था कि सरदारी निज़ाम जो बलूचिस्तान का ये तरक्की की राह में रुकावट है, बल्कि उन्होंने लानत का लफ्ज़ भी यूज़ किया सरदारी निज़ाम के खिलाफ। अच्छा। और फिर इसी तरह तारीख में जितने भी लीडर आए, तो ये जो इसने इलेक्टेबल्स को जन्म दिए वो ये है कि कोई नज़रिया नहीं, कोई पार्टी ग्रास रूट लेवल, चंद सरदार इधर हो जाएं तो उस पार्टी की हुकूमत हो जाती है। एक अलायंसेज होते हैं और वो उन अलायंसेज के ज़रिए वो खुद भी नहीं चाहते सरदार के पार्टी वोट और पार्टी का असर ज़रूर है। वो जो क़यादत है और पार्टी वोट बैंक है वो हमारे कबीले तक रहे। तो जो कबायलियत है उस नेचर की, उसके अंदर फैक्शनलिज्म ने तो जन्म लिया है, लेकिन एक मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स जो नेशनल लेवल की है वहाँ फ्लोरिश नहीं कर सकी, और ये अलमी है। और दूसरा ये कि बलूचिस्तान के अंदर जो मिडिल क्लास है उसका साइज़ भी जिस तरह बाकी सूबों की तरह ग्रो किया है वहाँ नहीं किया, क्योंकि वहाँ जो 3-4 बड़े इंडिकेटर्स हैं जिसमें हायर एजुकेशन हैं, सोशल मीडिया है और इकॉनमी के अंदर ट्रांसफॉर्मेशन है, वो भी उस शक्ल से नहीं हुई। अब लेकिन जो CPEC के ज़रिए वहाँ तरक्की हो रही है, वो उसमें एक अंडर करंट्स ऐसे हमें नज़र आ रहे हैं कि बलूचिस्तान के अंदर 1-2 इंतखाबात के बाद एक अच्छी क़यादत, मुतबादल क़यादत वहाँ से आने का इम्कान है। और 18वीं तरमीम के बाद जो पहले से हमेशा से ब्लेम करते रहे हैं मरकज़ की तरफ, अब वो ब्लेम भी आपने देखा है कि ये जो सरदार हैं, ये वहाँ पे की जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट है, ये अपने वोटर्स को रिस्पॉन्सिबल है। लोग इनसे कहते हैं कि बलूचिस्तान हुकूमत ने ये नहीं किया, ये नहीं कहते। तो एक प्रेशर वहाँ पे आ रहा है, लेकिन जो वो जिस तरह से पॉलिटिक्स होनी चाहिए, पार्लियामेंट्री पॉलिटिक्स,
पार्टी पॉलिटिक्स वो नहीं हमें होती। बलूचिस्तान में नहीं अच्छा, और ये मुझे बताएगा कि लास्ट टाइम क्योंकि आपने नवाब सनाउल्लाह ज़हरी साहब की बात की, अब तो वो पीपल्स पार्टी में जी है। उनकी हुकूमत जाती है और नई हुकूमत आती है, और वो फिर स्टार्टिंग पॉइंट था मरकजी हुकूमत उस वक्त की, उस पे उसका इम्पैक्ट जाकर पड़ा। ये जो इस वक्त चेंज आई है, आप समझते हैं ये लोकलाइज इसका इम्पैक्ट है, या आप ये समझते हैं मुल्की सियासत में इसके असर पड़ सकते हैं? सियासत से जो आप देखेंगे इसका जो रूट है, बुनियादी बात तो ये कि जिन पार्टियों का नजरिया नहीं होता वहाँ ये है कि जब कोएलिशन गवर्नमेंट हो और वोट बैंक मुनकसिम हो, मैंडेट मुनकसिम हो, तो फिर हर बंदा ही मिनिस्टर बनना चाहता है, हर बंदा ही स्पीकर और हर बंदा वजीर आला बनना चाहता है। अभी 3-4 कैंडिडेट हैं जो आपने नाम बताए, उनके अलावा जान जमाली भी, जहूर बुलीदी भी, सरदार भूसानी भी। तो जिसके पास 2-4 MP हैं वो समझता है कि मैं चीफ मिनिस्टर का कैंडिडेट हूँ, और दूसरे को कहता है कि तुम्हें मैं ये मिनिस्ट्री दूंगा। तो ये क्राइसिस वहाँ पे रहेगा। और जो क्योंकि सेनेट जो अपर हमारा ऐवान है, अपर हाउस, उसके अंदर बेलिहाज कोई आबादी सीटें नहीं है बल्कि यकसा, तो उसमें इनकी जो सेनेटर्स हैं उनकी भी अच्छी खासी तादाद है, बाप पार्टी की दूसरी, और वो फिर फेडरल लेवल पे मिनिस्ट्रीज का करते हैं और उनका एक धड़ा है। तो ये हो सकता है कि ये क्राइसिस जनरेट हो। अच्छा, हो सकता है इसके अंदर पोटेंशियल। हमने माजी में भी यूं देखा कि जब जो बलूचिस्तान कहते हैं की सतह पे स्टार्ट्स फ्रॉम बलूचिस्तान रिपल्स क्रिएट होते हैं, वो यहाँ भी महसूस किया। अच्छा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इसमें जूनियर कोलिशन पार्टनर है, ज़्यादातर गवर्नर उनके हैं। आपने फेडरल गवर्नमेंट या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का इस पे, प्राइम मिनिस्टर इमरान खान से भी मुलाकात हुई थी, जाम कमाल साहब आए थे, उनसे मुलाकात की। मेरे ख्याल में ज़्यादा प्राइम मिनिस्टर साहब या PTI का रुझान था इसका, इस क्राइसिस की तरफ, या क्या आपको नजर इमरान खान साहब कॉन्शियस हैं कि वो कोई भी सूबाई हुकूमत उसकी इक्वेशन तब्दील नहीं करना चाहते। दूसरा, उनकी अपनी पार्टी का वो ये तासर भी नहीं देते चाहते कि वो उन्होंने प्रिंसिपल पॉलिटिक्स या अपनी पार्टी के ऊपर कंप्रोमाइज़ कर दी। जब उन्होंने 1-2 टिकट वहाँ इस तरह मजबूरियों की तरफ वजह से दूसरे फैक्शंस को दिए, तो उन्होंने जो पार्टी प्रेसिडेंट है उन्हें कंपनसेट किया और गवर्नर बनाया हाँ। तो अब वो भी इसमें उनका कोई इंटरेस्ट नहीं है कि भाई ये जो जोड़ तोड़ हो रही है ये किसी नजरिए असूल पे नहीं हो रही। इसके अंदर यही है कि फैक्शंस हैं डिफरेंट, और उस फैक्शंस में उनकी लाइन क्लियर है और उनके पास इतनी वाज़ेह अक्सरियत भी नहीं। तो वहाँ पे जो तहरीक इंसाफ है, ये दूसरी पार्टी है, वो भी बाप पार्टी के मरहूने में रहते। वहाँ अब 2 ग्रुप हैं। जाम 24 उनकी अगर सीटें हैं तो 12 अरकान जाम कमाल साहब के साथ हैं और 12 अरकान दूसरे धड़ों के साथ। और दिन ब दिन रोज़ाना सूरत हाल बदलती भी रहती है। आज जो खेतरान साहब का एक वहाँ हमला हुआ, उनके बेटे, तो अब जो MPA और सूबाई वज़ीर बड़े इन्फ्लुएंशियल थे, वो भी अगले इजलास में मेरी राय में वो वहाँ उनका शमूलियत मुश्किल होगी। तो ये सारा एक क्राइसिस अनफोल्ड। बलूचिस्तान की जो पब्लिक है, जाहिर बात है माशाल्लाह बड़े पढ़े लिखे लोग भी, हमारी भी उनसे इंटरेक्शन होती है। ये तो आप जैसे का इलेक्टेबल्स की पॉलिटिक्स है, ट्राइबलिस्टिक पॉलिटिक्स है, और एक वहाँ का सोसाइटल स्ट्रक्चर है। वो क्या प्रेशर एक ग्रुप बन सकते हैं कि इनसे कहें हमें डिलीवरी चाहिए, हमें फंक्शनल और डिलीवरी वाली गवर्नमेंट चाहिए, ना कि सिर्फ चेहरों की तब्दीली हो और एक सरदार की जगह दूसरा सरदार को। मैं ये समझता हूँ कि चूंकि इस वक्त सादिक संजरानी साहब भी जो हैं वो उनका ताल्लुक बलूचिस्तान से, और सेनेट में सारी इस पे डिबेट होनी चाहिए, क्राइसिस पे ज़रूर होनी चाहिए कि बलूचिस्तान के ये जो मसाइल जो आपने रेज़ किए हैं, जो मैंने बताए, इन सारे के अंदर एक फोरम है। कब तक हम ये कहते रहेंगे और उसके अंदर पॉलिटिकल पार्टीज पोजीशन लें, एक ज़ाब्ता अखलाक तय कर लें कि हम 5 साल तक किसी सियासी जमात का जो मैंडेट होगा उसे टच नहीं करेंगे, हम नो कॉन्फिडेंस नहीं करेंगे, हम बलूचिस्तान की तरक्की में रुकावट नहीं पड़ेंगे, हम लोटाक्रेसी को, हॉर्स ट्रेडिंग को, इसको इनकरेज नहीं करेंगे। अगर ये आप करते हैं तो पॉलिटिकल मोरालिटी अचीव होगी, और अगर नहीं करेंगे तो फिर जो आपने फरमाया कि बलूचिस्तान के वोटर्स का सिस्टम पे जो एतबार है वो वीक होगा, कमज़ोर होगा, और इवेंचुअली उसका नुकसान हमारे पॉलिटिकल कल्चर को या प्रोसेस को पहुंचेगा। जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं, पीपल्स पार्टी, PMLN, PTI, इस वक्त हमारी 3 बड़ी कौमी सतह की जमातें, ज़ाहिर बात है पीपल्स पार्टी की नुमाइंदगी सिंध में है, पंजाब में नहीं, नून लीग की पंजाब में है, सिंध में नहीं है, PTI की
चारों सूबों में है लेकिन उनको मजीद स्ट्रेंथन करना होगा, उनके लिए क्या लेसन उनके होना लिए चाहिए? वो फेडरेशन की बात तो करते हैं लेकिन कोयटा जाने का भी उनके पास टाइम नहीं, और बलूचिस्तान सिर्फ अभी कितना बड़ा क्राइसिस आया, मैंने नोट किया है कि ना पीडीएम की इतनी ज्यादा तवज्जो थी, ना खास पोजीशन भी नहीं है। और मैं ये समझता हूँ कि इस क्राइसिस की वजह से मीडिया पे डिस्कस हो रहा है, आप अपने प्रोग्राम में डिस्कस करते रहते हैं, लेकिन बाय एंड लार्ज हमारी जो नेशनल मेन स्ट्रीम है उसमें से बलूचिस्तान एक्सक्लूडेड है। तो इसके लिए सियासी जमातों को चाहिए कि वो बलूचिस्तान चैप्टर भी जो उनका है उसको फाल रखें और रेगुलरली विजिट हों, और ताकि वो जो पेस है, देखिए बलूचिस्तान इस लिहाज से सिक्योरिटी लेंस से भी बड़ा सेंसिटिव, वहाँ जो मेगा डेवलपमेंट हो रही है, वहाँ जो अफगानिस्तान में डेवलपमेंट है, वहाँ बहुत सारे पाकिस्तान के दुश्मन जो हैं वो अपने मजमूम मकासद की तकमील के लिए उन्होंने बहुत सारे फंड्स और अपने एजेंट्स भी रखे हों। तो उसको हम काउंटर कैसे कर सकते हैं? उसको काउंटर मजीद फोकस और मजीद फेडरेशन की पॉलिटिक्स के जरिए कर सकते हैं। जरूरत इस अमर की है कि बलूचिस्तान पे तवज्जो दें, बलूचिस्तान पे बात हो, बलूचिस्तान के इशूज़ पे कोई पॉलिटिकल पार्टीज पोजीशन लें, कोई कोड ऑफ एथिक्स तय करें। और आप भी इस पे कोई कमेंट करना चाहें, जो क्योंकि पाकिस्तानी कोई ऐसा नहीं है जो क्रिकेट से दूर रहे, क्योंकि आपके आने से कबल हम क्रिकेट को डिस्कस कर रहे थे। कल की आपने मैच देखा था? मैंने मैच देखा और मैं एक उस्ताद हूँ, यहाँ हम फजूल बहसें करते रहते हैं कि पाकिस्तान वो पाकिस्तानी, वो पाकिस्तानी। तो मैं शुरू से ही कहता रहा हूँ, और अनवार साहब आपके अभी मैंने बाकी सेगमेंट भी देखे कि देखें जब एक क्रिकेट मैच होता है उस वक्त कोई बलोची, कोई सिंधी और पठान क्यों नहीं होता। और उस वक्त इंडिया में भी आपने जो भी आपसे इससे पहले आप बात कर रहे थे मिनिस्टर साहब से, फवाद चौधरी साहब से, वहाँ पे भी जो जज्बात हैं दिल पाकिस्तान के साथ धड़कते हैं। तो इसका मतलब इंडियन मुस्लिम, तो इसके लिए जो लोग कहते हैं कि पाकिस्तान में नेशनलिज्म वीक है, वीक नहीं है। जब इन केस ऑफ वार हमारे यहाँ इंडिया के साथ वो स्टैंड ऑफ हुआ, स्पोर्ट्स में जब कोई कंपटीशन होता है, बैरूनी मुल्क हमारे मुल्क पे कोई उसकी इज्जत पे का मामला होता है, मुल्क के अंदर कोई डिजास्टर होता है, इसमें मैंने कोई तस्वीर नहीं देखी। जब कश्मीर में ज़लज़ला आया तो पूरे पाकिस्तान ने वहाँ फंड रेजिंग और चीज़ें रिहेबिलिटेशन की, और जब सैलाब आए तो ये मुझे अपनी पाकिस्तानी कौम पे फ़ख्र है। इसके अंदर वो सारे करंट्स हैं, इसके अंदर वो सारे हैं अज्जा। ज़रूरत इस अमर की है कि हम इन तमाम जज्बों को तामीरी शक्ल में आगे बढ़ाते हुए मजबूत पाकिस्तानी नेशनलिज्म की बुनियाद रखें। चलते चलते आपसे पूछो, मुल्की सियासत पे आपका क्या तबसरा है? ये बड़े तज्जिए, आजकल तो सोशल मीडिया भी भरा हुआ है, मेन स्ट्रीम मीडिया भी है, क्या पकड़ा है मुल्की सियासत में? मुल्की सियासत में ये कि ये यकीनन आम आदमी की ज़िंदगी मुश्किलात का शिकार है, उसके कई डोमेस्टिक फैक्टर हैं, इंटरनेशनल फैक्टर हैं, कोविड है, लेकिन मेरे ख्याल से कि इकॉनमी के ऊपर दूसरे फोरम्स मौजूद हैं। मिल बैठ के अपोजिशन और गवर्नमेंट को अगर ये हम रिलीफ देना चाहते हैं तो फिर इसमें अना नहीं होनी चाहिए। अपोजिशन जमातों को अपनी तजावीज़ देनी चाहिए कि मईशत कैसे बेहतर हो। उसके लिए उन्हें इंतज़ार नहीं करना चाहिए कि इलेक्शन के बाद हम आके ये करें। आज गरीब आदमी की ज़िंदगी अगर मुश्किलात का शिकार है तो आज ही से इब्तिदा करें। आज ये ना देखें कि आज फ़लाँ पार्टी की हुकूमत है, फ़लाँ शख्स आज इक़्तिदार में है और मैं अपोजिशन में हूँ। जब आपने मुल्क के लिए सोचना है, जब आम आदमी को रिलीफ देना है, तो फिर आपकी अना नहीं होनी चाहिए, फिर कल का नहीं सोचना चाहिए, आज से ही काम शुरू करना। ये तो आपने एक बड़ी आइडियल बात की जी। ये बताए ज़मीनी हकायक क्या सियासत के नज़र? ज़मीनी हकायक यही है कि जाहिर है अब कोई भी गवर्नमेंट होती है उसका जब 3 साल पूरे हो जाते हैं तो अपोजिशन की कोशिश होती है कि उसे दबाव में डाला जाए और वो वीक हो, लोगों को मोबिलाइज किया जाए, जिसका हम फायदा नेक्स्ट इलेक्शन में। और अब गवर्नमेंट की कोशिश कुछ नजर आ रही है और वो इस पे वर्क भी कर रहे हैं कि हम कैसे रिलीफ दें। तो अल्लाह करे कि गवर्नमेंट कभी कामयाब हो, आम आदमी का फायदा है और अपोजिशन जो है वो भी अच्छी अपोजिशन करते हुए हुकूमत की मावनत करे, लोगों को कोई इससे फायदा हो। बहुत बहुत शुक्रिया ताहिर मलिक साहब, थैंक यू वेरी मच कि आपने हमें हमारे साथ गुफ्तगू की और अपना तजिया शेयर किया। व्यूवर्स, ये आज का हमारा रन डाउन था। उम्मीद करेंगे कि आपको गुफ्तगू पसंद आई होगी। फेसबुक और ट्विटर पे अपनी राय से जरूर नवाजिएगा। बलूचिस्तान में सियासी ऊँट की करवट तो हमें नज़र आ रही है, नताइज क्या निकलेंगे अल्लाह करे ये जो तब्दीली आई है ये देर पा तरक्की की तरफ आगे बढ़े और पाकिस्तान क्रिकेट टीम को चलते चलते एंड में दोबारा से मुबारकबाद जितनी दफ़ा भी दी जाए उतनी कम नज़र आती है, क्योंकि हमारे जो हैं दिल बहुत खुश हैं इस जीत के हवाले से। अल्लाह ताला पाकिस्तान के नाम इसी तरह रोशन करे गैर मुल्की मैदानों में। कल तक लिए सैयद अनवारुल हसन और प्रोग्राम 10 तक की टीम को इजाज़त दीजिए। अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह ने के बाद।